देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अवैध रूप से चल रहे मदरसों पर सरकार का शिकंजा। विदेशी फंडिंग वाले 4000 से ज्यादा मदरसों पर कार्रवाई होगी। पिछले साल हुए सर्वे में 8441 मदरसे मिले थे अवैध। तो बोर्ड परीक्षाएं समाप्त होने के बाद कार्रवाई की तैयारी है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और पुलिस के बीच हुआ था मंथन। 12 बिंदुओं पर सरकार ने कराया था सर्वे। मदरसों की आय से लेकर पढ़ाई तक का कराया गया था सर्वे। तो मदरसों की आय का स्रोत को लेकर भी कराया गया था सर्वे। नेपाल से सटे जिलों में मदरसों का फैला हुआ है पूरा जाल। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जिस तरह से मदरसों का सर्वे हुआ तो तमाम ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई जहां अवैध रूप से ये मदरसे चलाए जा रहे थे। तो अवैध रूप से चल रहे मदरसों पर सरकार का शिकंजा। तो विदेशी फंडिंग वाले 4000 से ज्यादा मदरसों पर कार्रवाई होगी। तो पिछले साल हुए सर्वे में 8441 मदरसे मिले थे अवैध। और बोर्ड परीक्षाएं समाप्त होने के बाद कार्रवाई की तैयारी में है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और पुलिस के बीच ये मंथन हुआ था। 12 बिंदुओं पर सरकार ने कराया था सर्वे। और अधिक जानकारी के साथ एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, देखिए लगातार मदरसों पर नजर रखी जा रही थी और पिछले साल हमने देखा था किस तरीके से तमाम मदरसों को लेकर सर्वे कराया गया था। और अब देखिए अवैध रूप से जो मदरसे चल रहे थे सरकार पर उसकी नजर है और शिकंजा है। किस तरह से वहां पर फंडिंग आ रही है उस पर नजर रखी गई। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि मदरसों में शिक्षा का स्तर बेहतर हो, वहां पर भी उन विषयों की पढ़ाई हो जिन विषयों से छात्र अपने भविष्य के बारे में आगे बढ़ सकते हैं, किसी जॉब में जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जो एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम है वो मदरसों में लागू हो, जिसको लेकर जो गैर अनुदानित मदरसे हैं जो उनको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वे कराया था, जिसमें 8441 ऐसे मदरसे थे जो अवैध पाए गए थे, मतलब जिनकी मान्यता नहीं थी लेकिन बावजूद इसके वो मदरसे चल रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब मान्यता ही नहीं है और ऐसे मदरसों में जो छात्र शिक्षा ले रहे हैं वो शिक्षा लेने के बाद आखिर अपनी जो शिक्षा की डिग्री है उसको प्रयोग कहां पर करेंगे, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि ऐसे मदरसे जहां पर जो छात्र पढ़ तो रहे हैं लेकिन उनके पास कोई डिग्री नहीं है, ऐसे बच्चों को दूसरे जो अनुदानित और मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उसमें उनको समायोजित किया जाए। हालांकि इनकी संख्या 8441 थी। जब पिछले साल उत्तर प्रदेश सरकार ने कमेटी गठित की थी जिसमें जिला अधिकारी, साथ ही साथ जो जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उसके अलावा बीएसए और साथ ही साथ जो जिले की पुलिस के अधिकारी हैं वो भी इस कमेटी में शामिल थे और पूरे प्रदेश भर के मदरसों का सर्वे हुआ था, जिसमें जो गैर अनुदानित और गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनको उत्तर प्रदेश सरकार कहीं न कहीं रेगुलराइज करने के लिए ऑप्शन भी दे रही थी कि अगर उनके पास बच्चे हैं और वो कोर्सेज चला रहे हैं तो वो किसी भी उत्तर प्रदेश के मान्यता प्राप्त विद्यालय से मान्यता लें, उसके बाद ही इस तरीके की जो शिक्षा प्रणाली है वो उनके यहां चल सकती है। जो उत्तर प्रदेश सरकार ने एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू करने के लिए सभी विद्यालयों को निर्देशित किया है वो मदरसों में भी लागू हो, ताकि मदरसों के बच्चे भी दीनी तालीम के साथ वो शिक्षा भी ग्रहण करें जिसके चलते वो आगे भविष्य में अपना कैरियर बना सकते हैं। हालांकि उसमें 4000 ऐसे मदरसे निकलकर सामने आए हैं जो अपने फंडिंग के स्रोत को नहीं बता पा रहे हैं, मतलब सीधे तौर पर बच्चों की पढ़ाई के नाम पर उनके पास बड़ा फंड आ रहा है, लेकिन ये फंड कहां से आ रहा है, कौन लोग दे रहे हैं, किस वजह से उन मदरसों को पैसा दिया जा रहा है, जबकि वो मान्यता प्राप्त भी नहीं है और उनके यहां पढ़ने वाले बच्चे भविष्य में उस डिग्री का प्रयोग भी कहीं नहीं कर सकते हैं। तो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार अब उन पर एक्शन करने की तैयारी में है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और साथ ही साथ पुलिस के बीच बातचीत हुई है और मंथन के बाद अब ऐसे मदरसों पर कार्रवाई का दौर चलने वाला है, क्योंकि सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार यह देखना चाहती है कि आखिर उनकी फंडिंग का स्रोत क्या है, किन लोगों से उनको पैसा मिल रहा है, किस बिहाफ पे वो पैसा दिया जा रहा है और उस पैसे
को लेने के बाद वो पैसा किस किस मद में और कहां यूज हो रहा है। तो सीधे तौर पर अब करीब 4000 ऐसे मदरसों की संख्या है जिन पर अब एक्शन की तैयारी है। हालांकि जो बाकी के करीब 4000 से ज्यादा मदरसे हैं उनको उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऑप्शन जरूर दिया है कि अगर वो दूसरे रेगुलराइज मदरसों की तरीके से अपने अर्हताओं को पूरी करते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार उनको मान्यता भी दे सकती है। लेकिन जो बिल्कुल 4000 मदरसे ऐसे हैं जो अपना स्रोत भी नहीं बता पा रहे, उन पर अब एक्शन की तैयारी में उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जुट चुका है। जी 12 बिंदुओं पर लेकर ये तमाम जो सर्वे कराया गया था, उसके बाद लगातार इस सर्वे को लेकर अब जो भी अवैध मदरसे उन पर कार्रवाई सरकार करेगी। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात गाजीपुर की करेंगे, जहां सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के बिगड़े बोल सामने आए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया सनातन का अपमान। स्वामी प्रसाद मौर्य ने साधु संतों को गेरुआ वस्त्र में आतंकवादी बता दिया है। तो रामराज को हटाना है, साधुओं के वेश में आतंकी, ये बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया है। हिंदू राष्ट्र की मांग भारत विरोधी है, यह भी बात कही। धर्म की आड़ में किसी को नीच नहीं कह सकते, धर्म की दुहाई देकर आप किसी को अधर्म नहीं कह सकते हैं। तो देश संविधान से चलेगा, बाबाओं के बयान से देश नहीं चलेगा। ये बिगड़े बोल स्वामी प्रसाद मौर्य के एक बार फिर से सामने आए हैं। लगातार एक के बाद एक बयानबाजी स्वामी प्रसाद मौर्य करते हुए नजर आते हैं। और देखिए अब इस बयान को लेकर भी किस तरीके से उन्होंने कहा कि साधु के वेश में आतंकी हैं ये, तो हिंदू राष्ट्र की मांग भारत विरोधी है, धर्म की आड़ में किसी को नीच नहीं कह सकते, ये बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया। जितने साधु संत के भेष में सारे आतंकवादी बोलने लगे, कोई कहा स्वामी प्रसाद मौर्य का हम सिर काट देंगे, किसी ने कहा तलवार लहराते हुए कि मैं ये 5 लाख की तलवार खरीद के लाया हूं जिससे कि मैं स्वामी प्रसाद मौर्य की हत्या इस तलवार से कर दूं। धर्म की आड़ में आप किसी को नीच नहीं कह सकते, धर्म की दुहाई देकर आप किसी को अधम नहीं कह सकते, धर्म की दुहाई देकर आप किसी को अपमान होने के लिए मजबूर। वहीं स्वामी के बयान पर स्वामी चक्रपाणी का बयान, संतों को आतंकी बताना अत्यंत निंदनीय, राजनीतिक स्वार्थ पूरा करने के लिए धर्म का गलत इस्तेमाल, स्वामी मौर्य बौद्ध धर्म का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। चक्रपाणी महाराज ने कहा स्वामी पाकिस्तान और देश के विरोधियों के एजेंट हैं। तो तमाम बातें इस दौरान कही। स्वामी के बयान पर स्वामी चक्रपाणी महाराज का यह बयान सामने आया है, जहां संतों को आतंकी बताना अत्यंत निंदनीय बोला। तो राजनीतिक स्वार्थ पूरा करने के लिए धर्म का गलत इस्तेमाल हो रहा है। स्वामी मौर्य बौद्ध धर्म का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बात चक्रपाणी महाराज ने कही। ने अवैरी वनों का स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान अत्यंत निंदनीय है। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि भगवा में आतंकी है, एक तो महात्मा बुद्ध की प्रतिमा की स्थापना के अवसर पर इस प्रकार से बोल रहे हैं। जिस महात्मा बुद्ध ने अवैरी वनों का सिद्धांत दिया, यानी किसी को बैरी मत बनाओ और हमेशा वाणी से मीठी भाषा बोलो, मनसा वाचा कर्मणा, उस महात्मा बुद्ध के कथित रूप से मानने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य जी इस प्रकार से बार बार सनातन धर्मी संतों पे और हिंदुओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। यह अत्यंत निंदनीय है, हम इनकी घोर निंदा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। महाराजगंज दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है। गोरखपुर से महाराजगंज के लिए रवाना हुए हैं सीएम योगी। थोड़ी देर में चौक नगर पंचायत पहुंचेंगे सीएम योगी। रुद्र महायज्ञ भंडारे में होंगे शामिल। सीएम योगी सोनाड़ी देवी का करेंगे दर्शन। तो गोरखपुर से महाराजगंज के लिए रवाना हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। थोड़ी देर में चौक नगर पंचायत पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और इस दौरान रुद्र महायज्ञ भंडारे में शामिल होंगे सीएम योगी। थोड़ी देर में सोनाड़ी देवी का दर्शन भी करेंगे, वो तस्वीरें भी सामने आएंगी।
तो महाराजगंज के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। देखिए 3 दिन तक गोरखपुर में ही मौजूद थे और इस दौरान तमाम तस्वीरें आई, चूंकि गोरखनाथ मंदिर में भी तमाम प्राण प्रतिष्ठा का कार्य किया जा रहा था। अब खबर बलिया से है, जहां नाव हादसे का मामला सामने आया है। हादसे में जिला प्रशासन की लापरवाही सामने आई। अभी तक घटनास्थल पर नहीं पहुंचे हैं कोई भी गोताखोर। रेस्क्यू टीम के पास नहीं है गोताखोर। रेस्क्यू करने में जिला प्रशासन नाकाम है। नाव पर करीब 50 से ज्यादा लोग सवार थे। मौके पर एम्बुलेंस और प्रशासन मौजूद है। तो अभी तक घटनास्थल पर नहीं पहुंचे हैं गोताखोर। तो बड़ी लापरवाही प्रशासन की। रेस्क्यू टीम के पास नहीं है गोताखोर। तो रेस्क्यू करने में जिला प्रशासन नाकाम निकला। नाव पर करीब 50 से ज्यादा लोग सवार थे। तो अभी तक घटनास्थल पर गोताखोर नहीं पहुंचे। तो बलिया से ये खबर आपको दे रहे हैं किस तरह से ये पूरी घटना हुई नाव पलटने की। और इस दौरान प्रशासन तो मौजूद है, लेकिन रेस्क्यू टीम में गोताखोरों की मौजूदगी नहीं है। सूचना के बाद भी अभी तक गोताखोर नहीं पहुंचे हैं। नाव पर करीब 50 से ज्यादा लोग सवार थे और इस दौरान नाव हादसे का ये मामला निकलकर सामने आया। तो हादसे में जिला प्रशासन की ये बड़ी लापरवाही भी सामने आ रही है। अभी फिलहाल गोताखोर वहां पर मौजूद नहीं है जो रेस्क्यू के दौरान लोगों की तलाश कर सकें। तो बलिया से यह खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर नाव पलटने की यह बड़ी दुर्घटना सामने आई है। 50 से ज्यादा नाव पर लोग सवार थे। मौके पर प्रशासन मौजूद है जो लगातार रेस्क्यू के लिए कोशिश कर रहा है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता बलिया से मनोज राय जुड़ चुके हैं। मनोज, अभी क्या स्थिति वहां पर, क्या जानकारी मिल पा रही है? रेस्क्यू टीम पहुंची हुई है, गोताखोर भी पहुंच चुके हैं क्या? जी, अभी आपको मैं बताता चलूं कि इतने बड़े नाव हादसा होने के बावजूद भी जनपद के अधिकारियों के हाथ पांव खुले हुए हैं। 35 लाख की आबादी वाले जनपद में, जहां की 3 तरफ से नदियों से घिरा है, एक भी गोताखोर नहीं है और ना ही एनडीआरएफ की टीम यहाँ है। यहाँ अब तक जो भी हादसे की शिकार लोगों को निकाले गए हैं वो यहाँ के माझी या स्थानीय लोगों की मदद से निकाला गया है। अब तक निकलने वालों की संख्या जो है 6 लोग घायल हैं, जिनको जिला चिकित्सालय में इलाज कराया जा रहा है, जबकि 4 लोग मृत घोषित किए जा चुके हैं। यानी कि कुल मिलाकर 10 लोग अब निकाले जा चुके हैं। अभी संख्या और बढ़ने की स्थिति है। और जैसा कि बताया जा रहा है कि इस छोटी सी नाव पर, जिस नाव की औकात ही कुछ नहीं है, उस नाव पर कम से कम 40 से 50 लोग सवार थे। यहाँ प्रशासन के लोग भी उस समय मौजूद थे, लेकिन कोई रोकने की हिम्मत नहीं की कि उसे रोका जाए और उसे नदी में न जाने दिया जाए। कुछ परिजन ऐसे भी हैं जिन परिजनों के अपने इस नदी में खोए हुए हैं, वो तट पर कहीं न कहीं उनकी तलाश कर रहे हैं, लेकिन शायद आने वाले समय में यह तलाश उनकी अधूरी दिखेगी। जी, बलिया से मनोज, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो देखिए, रेस्क्यू टीम लगातार लोगों की तलाश में जुटी हुई है। नाव पर करीब 50 से ज्यादा लोग सवार थे और ये घटना बलिया से सामने आई है। वहीं देवरिया से अब खबर है, जहां देवरिया में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। 2 गाड़ियों की जोरदार टक्कर देखने को मिली। कार और ट्रक के बीच ये आपसी टक्कर हुई है। सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हुई है। ये बड़ी घटना देवरिया से, जहां पर ये बड़ी सड़क दुर्घटना, जहां 2 गाड़ियों की जोरदार टक्कर हुई है। तो देवरिया में ये दर्दनाक सड़क हादसा, 2 गाड़ियों की जोरदार टक्कर, कार और ट्रक की आपस में टक्कर। हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत। एक ही परिवार के 5 लोग बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त दे रहे हैं देवरिया से, जहां पर सड़क दुर्घटना सामने आई है। एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। 2 गाड़ियों की जोरदार टक्कर हो गई है। कार और ट्रक की ये टक्कर देखने को मिली है।
जो आपस में इनकी भिड़ंत हो गई और इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। एक ही परिवार के 5 लोग बताए जा रहे थे। तो देवरिया में ये दर्दनाक सड़क हादसा। तो कार और ट्रक के बीच आपसी टक्कर और इस हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। और अधिक जानकारी के साथ संतोष कुमार संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, क्या जानकारी मिल पा रही है इस पूरे हादसे को लेकर? जी, आपको बता चलें कि यहाँ 4 लोगों की मौत की सूचना मिल रही है। 4 लोगों की मौत देवरिया जनपद में हो गई है और ये भाटपार के बहियारी बघेल क्षेत्र का मामला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया संतोष। 4 लोगों की मरने की सूचना मिल रही है जी। आगे जैसे सूचना होगी हम तुरंत आपको अपडेट करते रहेंगे। ठीक है संतोष, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो कार और ट्रक के बीच ये भिड़ंत हो गई है। सड़क हादसे में 5 लोगों की इस दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 5 लोग एक ही परिवार के थे। तो 2 गाड़ियों की ये जोरदार टक्कर देखने को मिली है। तो कार और ट्रक की आपस में भिड़ंत हो गई। अब खबर चंदौली से है, जहां कर्मनाशा के पास मालगाड़ी के डिब्बे पर पटरी से उतरे मालगाड़ी के 2 डिब्बे बेपटरी हुए हैं। डीडीयू गया रूट बाधित। वहीं कर्मनाशा रेलवे स्टेशन के पास 2 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। आपको बताते चले कि बाधित हुई है कई ट्रेनें और इस दौरान प्रभावित हुई हैं। तो गंगा सतलुज एक्सप्रेस दुर्गावती में रोकी गई है। तो अजमेर सियालदा एक्सप्रेस भी लेट हुई है। डीडीयू और गया में हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। तो किस तरह से यह हादसा सामने आया है, जहां पर ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतर गए और इस दौरान कई ट्रेनें इस दौरान प्रभावित हुई हैं। डीडीयू और गया में हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। तो कर्मनाशा के पास मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरे हैं। मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतरे तो डीडीयू गया रूट इस दौरान बाधित हुआ। और अधिक जानकारी के साथ राम कुमार जायसवाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम कुमार, अभी क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि देखिए मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए हैं, अभी क्या स्थिति वहां की, और इसके साथ ही जो रूट बाधित हुआ है कब तक ये रूट बाधित रहेगा? हम आपको बता दें, पूरा मामला जो है डीडीयू रेल मंडल के कर्मनाशा स्टेशन का है, जो बिहार प्रांत में पड़ता है। और सुबह 4:30 बजे की घटना बताई जा रही है, जो मालगाड़ी पे कंटेनर लगा हुआ था और उसके 2 जो है डिब्बे पटरी पे गिर गए। और आनंद फानन में रेलवे के जितने भी तमाम आला अधिकारी हैं मौके पे पहुंच गए हैं और राहत बचाव कार्य जारी है। और उनका दावा है कि जल्द ही परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। वहीं बात करें डीडीयू स्टेशन की, तो वहाँ पे यात्री बहुत परेशान है। और जो डीडीयू जंक्शन है, यहाँ से पटना रूट और गया रूट दो लाइनें जाती हैं। अभी फिलहाल जो है जो जानकारी मिल रही है कि तेजी से राहत कार्य बचाव जारी है। और वहीं डीडीयू स्टेशन पर जो यात्री है उनका कहना है कि कोई भी रेलवे की तरफ से हम लोगों को सुविधा नहीं दी जा रही है। यात्री बहुत हलकान है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राम कुमार इस जानकारी को देने के लिए। पति पत्नी के रिश्ते में कई बार छोटी छोटी बातें बड़ा मुद्दा बन जाती हैं। ऐसे में हंसते मुस्कुराते रिश्ते में कब कड़वाहट खुल जाती है पता भी नहीं चलता। फर्रुखाबाद में भी कई लोगों के रिश्ते में कड़वाहट आने से जिंदगी नर्क बन गई है, लेकिन राष्ट्रीय लोक अदालत फिर से उनके रिश्ते के लिए वरदान बना है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। हाथों में माला और सालों का इंतजार जब खत्म हुआ तो चेहरे पर खुशी की रौनक थी। यह अनूठा नजारा फर्रुखाबाद की राष्ट्रीय लोक अदालत में देखने को मिला। लोक अदालत 16 जोड़ों के लिए वरदान बन गया। वर्षों से न्यायालय में चले आ रहे पति पत्नी का विवाद सुलह हो गया।
और 16 जोड़े फिर से एक दूसरे के हो गए। दरअसल अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे, जन्म जन्मांतर तक साथ निभाने की कस्में मामूली तकरार के बाद जिंदगी शुरू होने से पहले ही टूट गया और एक दूसरे से अलग हो गए। तन्हाई में जिंदगी बीत रही थी। इस बीच राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन फतेहगढ़ के न्यायालय परिसर में हुआ। मामला अदालत में पहुंचा, जहां 16 जोड़े दोबारा साथ रहने को राजी हो गए। न्यायाधीशों की मौजूदगी में पति पत्नी एक दूसरे को माला पहनाकर फिर से हमराह बन गए। न्यायाधीश ने सभी को मिठाई खिलाई। इस तरह मामलों में न कोई जीता और न ही कोई हारा। जिला एवं सेशन न्यायाधीश अश्विनी त्रिपाठी और पारिवारिक न्यायालय न्यायाधीश आलोक पारस ने प्रतीक चिन्ह देकर उनके सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के साथ घरों के लिए विदा किया। राष्ट्रीय लोक अदालत की ये कोशिश वास्तव में सराहनीय है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गाजियाबाद जिले में एक बार फिर तेंदुआ पकड़ा गया है। 5 महीने में जिले में ये 5वीं बार है जब तेंदुए की दस्तक यहां दिखाई दी है। इस बार वन विभाग ने मोदी नगर इलाके से तेंदुए को पकड़ा है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोगों ने भोजपुर ब्लॉक के चुड़ियाला गांव के पास में एक तेंदुए को देखा। इलाके के लोग घरों में दुबक गए। लोगों ने बाहर जाना बंद कर दिया। आनन फानन में इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और चारों तरफ जाल लगाते हुए सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान काफी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए। ग्रामीण भी लाठी डंडों के साथ मौके पर डटे रहे। आखिरकार रविवार को वन विभाग की टीम को सफलता मिली। टीम ने तेंदुए को रेस्क्यू किया। हालांकि जाल में फंसने के बाद भी तेंदुआ बेहद खूंखार बना रहा। तेंदुए को वन विभाग की टीम रेस्क्यू कर अपने साथ ले गई। जैसे ही इलाके के लोगों को तेंदुए के पकड़े जाने की सूचना मिली, लोगों ने राहत की सांस ली। इससे पहले भी गाजियाबाद की अदालत में तेंदुए ने अपनी दस्तक दी थी और कई लोगों को चोटिल किया था। वहां भी वन विभाग की टीम को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा था। उस तेंदुए को भी रेस्क्यू कर पहाड़ी इलाके में छोड़ा गया था। यहाँ गनीमत यह रही कि तेंदुए ने किसी पर वार नहीं किया, वरना बड़ी घटना हो सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।